हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ करंट कॉन्वेंट चिल्ड्रंस अकेडमी। आज से अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट, और लेसन नंबर 6 है, जिसमें हम आज बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज के बारे में। देखिए, चेंजेस जो हैं वो हमारे आसपास बहुत तरीके के चेंजेस हैं, जिनको कई को तो हम महसूस कर पाते हैं और कईयों को हम फील नहीं कर पाते, महसूस भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत फास्ट होते हैं और उनको हम देख भी नहीं सकते। कुछ ऐसे चेंजेस भी हैं। तो इस चेंजेस को हम दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। देखिए, फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज, या फिर हम इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, द चेंज इन विच फिजिकल प्रॉपर्टीज are changed and no new substance is formed. No new substance is formed. यानी कि एक ऐसा चेंज जिसमें केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज हो किसी सब्सटेंस के अंदर, और कोई भी एक नया सब्सटेंस बन के सामने नहीं आए। जैसे आपके पास कोई सब्सटेंस है, जैसे ये आपके पास कोई सब्सटेंस है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि जैसे शेप में चेंज कर दें आप, साइज में चेंज कर दें आप, टेम्परेचर में चेंज कर दें, कलर में चेंज करते हैं, उनको प्रेशर क्रिएट करके उनके शेप को या तो बहुत कम कर दें या ज़्यादा कर दें, पर लेकिन जो सब्सटेंस था इनिशियली आपके पास, जैसे ये सब्सटेंस है ए आपके पास, इनिशियली जैसी इसकी प्रॉपर्टी है, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, एटम का स्ट्रक्चर जो है वो ही इसके चेंज होने के बाद भी रहे, खाली फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आए, क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको याद रखनी है कि ये ज़्यादातर रिवर्सिबल चेंज होते हैं, टेम्परेरी चेंज होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनमें कभी भी एक नया सब्सटेंस बन के सामने नहीं आएगा, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं किसी भी सब्सटेंस की वो चेंज नहीं होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास वाटर है और वाटर लिक्विड फॉर्म में है अपने पास, और वाटर को हम हीट करें तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैसियस फॉर्म में। यहाँ पे इसका फॉर्मूला वाटर ही है, H2O, और यहाँ पे भी इसका फॉर्मूला वही H2O ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेट चेंज हुई है, इंटरनल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आया, खाली इसकी फिजिकल एक प्रॉपर्टी है, यानी स्टेट, यानी ये लिक्विड से सॉलिड में, गैस में कन्वर्ट हो गया है, बस। और अगर आप इसी वाटर को क्या करें, फ्रीज कर दें, क्या कर दें, फ्रीज कर दें, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और आइस भी वाटर है। तो कुल मिला के ये जो चेंज है ये फिजिकल चेंज है। और अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, किसकी बात करें? प्रॉपर्टीज की बात करें, तो इसकी प्रॉपर्टीज होंगी कि केवल फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आएगा, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप जो सब्सटेंस था ये फर्स्ट, इसमें से जो चेंज हुआ है और जिस कारणवश जो चेंज हुआ है उस कारण को अगर आप हटा दें तो जो चेंज हुआ है सब्सटेंस वो दोबारा इनिशियल सब्सटेंस में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर आपने यहाँ पर फ्रीज किया था, यानी कि इसके टेम्परेचर को डाउन किया था, अगर टेम्परेचर दोबारा इंक्रीज कर दें तो आइस दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि ये टेम्परेरी चेंज हैं और इनमें कभी भी एक नया सब्सटेंस बन के सामने नहीं आएगा। ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। वही बात करें हम केमिकल चेंज के बारे में, वहीं बात करें हम सेकंड केमिकल चेंज के बारे में, तो केमिकल चेंज क्या होता है? ए चेंज इन विच chemical properties of substance is changed and a new substance is formed.
यानी कि एक ऐसा चेंज जिसमें जो इनिशियल सब्सटेंस था जिसमें आपने चेंज करा है या जिसमें चेंज आया है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बदल जाएं। जो आपस में जो एटम थे, एलिमेंट्स जो थे आपस में जुड़े हुए हैं, उनका अरेंजमेंट चेंज हो जाए। यानी कि जो पहले जो सब्सटेंस था इनिशियली वो चेंज होकर एक नए ही सब्सटेंस में, एक अलग ही सब्सटेंस में टूट जाए, उसको हम कहेंगे केमिकल चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कार्बन को जलाएं, बर्न करें, यानी कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं, तो ये बन जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए यहाँ जो सब्सटेंस थे ये इनिशियल सब्सटेंस थे, अब ये इनिशियल सब्सटेंस जो कार्बन है ये पूरी तरीके से बदल के कार्बन डाइऑक्साइड बदल के एक नया सब्सटेंस आपको देखने को मिला। इस तरीके के चेंज जो हैं वो केमिकल चेंज कहलाएंगे। जैसे कि फूड का स्पॉइलेज, मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सभी चेंज जो आपको दिख रहे हैं ये एक केमिकल चेंज है, क्योंकि इनमें जो पदार्थ में जो चेंज हो रहे हैं, इनिशियल जो सब्सटेंस में जो चेंज हो रहे हैं वो कंप्लीटली चेंज हो रहे हैं, जिससे कि पूरी तरह से चेंज होकर एक नया सब्सटेंस बना रहा है। ऐसा अगर आपको कहीं भी दिखे तो आप कह देंगे कि ये एक केमिकल चेंज है। ठीक है। और इसकी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें, केमिकल चेंज की, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ है कि इसमें एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? एक न्यू सब्सटेंस बनेगा। और जो इनिशियल सब्सटेंस था उनकी केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल के एक नया सब्सटेंस बन के आपके सामने आ जाएगा। ये ज़्यादातर परमानेंट चेंज होते हैं, नया सब्सटेंस इनमें बनता है, और इनमें अगर आप चेंज होने के कारण को भी हटा देंगे तो भी ये दोबारा इनिशियल सब्सटेंस में चेंज नहीं हो पाएंगे। तो ये है आपका केमिकल चेंज और ये है फिजिकल चेंज। इनमें आप डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी तरफ से। अब हम बात करते हैं केमिकल इक्वेशन के बारे में। देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है। तो जब एक केमिकल चेंज होता है किसी भी सब्सटेंस में, उसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन। जैसे कि अभी हमने बताया कि कार्बन की रिएक्शन हुई ऑक्सीजन के साथ, और कार्बन की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पर बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है केमिकल रिएक्शन। क्या है? केमिकल रिएक्शन। क्यों है केमिकल रिएक्शन? मैंने बताया जब कभी किसी सब्सटेंस के अंदर केमिकल चेंज आएगा तो उसको जब आप लिखेंगे तो उसको आप कहेंगे केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन। और जब इस रिएक्शन को आप सिंबल में कन्वर्ट कर देंगे C+O2 इज इक्वल टू CO2, ये है इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। क्या है? केमिकल इक्वेशन। कुल मिला के केमिकल रिएक्शन को उनके सिंबल में लिखने के तरीके को ही हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। स्टेप क्या है, कैसे लिखते हैं? सबसे पहले आप याद रखें, लेफ्ट साइड में लिखे जाएंगे हमेशा रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करते हैं उनको कहा जाता है रिएक्टेंट। और इधर वाली साइड में जो ये आपको दिख रहा है, जब रिएक्ट होने के बाद जो एक नया सब्सटेंस बनता है उसको कहते हैं प्रोडक्ट। बीच में इनके में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब अगर आपके पास रिएक्टेंट या प्रोडक्ट 2 हो या 3 हो तो उनको आप बीच में प्लस लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं इन रिएक्टेंट के तौर पर। अगर ये उधर की साइड होते तो हम कह देते प्रोडक्ट के तौर पर कार्बन और ऑक्सीजन क्या हैं, दोनों अलग अलग हैं। एक और बात जो आपको याद रखनी है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड। यानी जो मास है रिएक्टेंट के अंदर, जो उतने भी आपने रिएक्टेंट लिए हैं उनका जो मास है उतने ही मास का प्रोडक्ट बनेगा। यानी ना तो क्रिएट हो सकता है केमिकल रिएक्शन में और ना ही डेस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे कि कार्बन 1 है वहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है वहाँ भी 2 हैं। और अगर ज़्यादा या कम है तो आपको फिर वो करना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैलेंस। और बैलेंसिंग मैं आपको एक ही बार में सिखा दूंगा। जैसे कि आपके पास कोई रिएक्शन है C3H8, क्या है? C3H8 प्रोपेन का फॉर्मूला है ये
इसको अगर आप ऐड करवाएं ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देगा CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। अब ये जो रिएक्शन है मैंने अभी कहा था, देखिए ये रिएक्टेंट हैं, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दो रिएक्टेंट हैं। प्रोडक्ट है, प्लस क्यों लगाया, क्योंकि दो प्रोडक्ट हैं, बीच में एरो है। एरो का मतलब एरो के इधर साइड में तो रिएक्टेंट और इधर की साइड में प्रोडक्ट। अब हम बात करें कि इसको हम बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। देखिए C3 है, यहाँ पर एक ही है। देखिए नीचे के आप जो एलिमेंट हैं उनको कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, ऊपर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम बात करें जैसे C3 है, यहाँ पर एक ही है, तो सबसे पहले हम यहाँ चाहें तो 3 लगा सकते हैं, लेकिन तो चलो लगा देते हैं, बाद में मिटा देंगे। 3 CO2 कर देते हैं। अब ऑक्सीजन देखें हम 2 ही हैं यहाँ पे, 3 2 6 और 7। तो अब 3 2 6 और 7 हैं, तो हम क्या करेंगे, और H है 8 और इधर है 2, तो इसको सबसे पहले 8 करें, 4 2 8, ठीक है। अब आप देखें कि ऑक्सीजन हो गई 4 और 3 2 6, 6 और 4 10, जबकि ऐसा इसमें नहीं है। तो अगर हम क्या करेंगे अब कि इसमें जो हैं यहाँ हम लगाएंगे 5, क्या लगाएंगे, यहाँ लगा देंगे 5। अब गिन के देखें आप C3 और इधर लगाएंगे हम 3, तो हमने लगा ही रखा है, वैसे भी 3 हमने इधर लगा ही रखा। अब गिने आप, C3 है, कार्बन भी 3 है, हाइड्रोजन 8 है, हाइड्रोजन 8 है, 5 2 10। अब देखिए 3 2 6 और 4 10। इस तरीके से आपकी रिएक्शन क्या है, वो बैलेंस हो गई है। आप गौर से देखें, अब यहाँ जितना मास है यहाँ भी उतना ही मास होगा। एक और बात, बाद में आप क्या कर सकते हैं कि रिएक्शन में उनके सिंबल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ कार्बन था सॉलिड फॉर्म में, तो S लगाएं, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में G लगाएं, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैसियस फॉर्म में है तो G लगाएं। एक्वस सॉल्यूशन को भी आप AQ लगा के, अगर कहीं एक्वस सॉल्यूशन बन रहा है तो AQ लगा के उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक और बात, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सेबल है, यानी कि रिवर्सेबल का मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे CaO प्लस H2O है, CaO प्लस, नहीं ये नहीं होगी रिवर्सेबल, ये सिंपल रिएक्शन है। रिवर्सेबल की अगर बात करें, जैसे आपके पास N2 प्लस थ्राइस H2 बराबर 2NH3, तो ये आपके पास रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ऐड होकर एक अमोनिया बना रहे हैं, और इसमें चाहिए 7 इस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे। देखिए अब देखिए ये दो सिंबल एरो को देख रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो रिएक्शन है रिवर्सेबल है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं। आप चाहें तो जो यहाँ पर यूज़ किया है आपने टेम्परेचर या प्रेशर, वो भी लग सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़ किया गया था 773 केल्विन टेम्परेचर, 773 केल्विन जो लिखा हुआ है, इसका मतलब इतने टेम्परेचर पे इस रिएक्शन को किया गया था। और साथ ही साथ 200 ATM एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये टेम्परेचर और ये प्रेशर, ऐसे आप ऊपर सिंबल के एरो के ऊपर लिख के सिम्बलाइज कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस तरीके से ये है केमिकल इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को लिखने के तरीके। और अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इस प्रॉपर्टी में देखिए कि इक्वेशन के अंदर आपको मास का पता चल जाएगा, कितने मास हैं, रिएक्टेंट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी मिल जाएगी, यहाँ कितना यूज़ किया गया, ये भी रिवर्सेबल है कि नहीं रिवर्सेबल है ये भी पता चल जाएगा, प्रेशर टेम्परेचर इनके बारे में पता चल जाएगा, सॉलिड है लिक्विड है गैसियस फॉर्म में एक्वस सॉल्यूशन में, ये भी आपको पता चल जाएगा। ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और अगर इसकी हम लिमिटेशंस या कमियों की बात करें तो सबसे पहले कि ये नहीं बताती है कि रिएक्शन कंप्लीट हुई है कि नहीं, और सबसे बड़ी बात रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के बारे में कोई जानकारी ये नहीं देते हैं। तो इस तरीके से आज जो आपका है ये एक नॉर्मल सा था, फिजिकल केमिकल चेंज और केमिकल इक्वेशन, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। कल से हम बात करेंगे अपना मेन जो टॉपिक है केमिकल रिएक्शन, इसके बारे में। ये थोड़ा सा इसका एक तरीके से आप मान लीजिए बेस है चैप्टर का, ये आपको आना चाहिए, तभी आपको आगे का चैप्टर समझ में आएगा। ये जो जितनी भी मैंने आपको बताएं ये आपको 8th में 9th में आप पढ़ के आए हैं, 10th में ये आपको बस एक तरीके से आपको रिकॉल करने के लिए दिया गया है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।